नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन से तनाव के बीच अचानक लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी, जवानों से की बात। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान सैनिकों से मुलाकात की और सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को खदेड़ने वाले बहादुर सैनिकों से भी मुलाकात किया। दोस्तों, आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर बड़ा कदम उठाया है और चीन को संदेश दे दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने वायुसेना, सेना और आईटीबीपी के अफसरों के साथ बातचीत की। सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेहद कठिन इलाकों में से ये एक है। दरअसल इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उनका दौरा टल गया, जिसके बाद सीडीएस रावत अकेले ही लेह के दौरे पर जाने वाले थे। लेकिन पीएम मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली महामारी वैक्सीन। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी महामारी वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए कहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा महामारी वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देश की पहली स्वदेशी महामारी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि मानव परीक्षण की प्रक्रिया को 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाए ताकि 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लॉन्च किए जा सकें। इसके बाद 15 अगस्त को देश में बनी पहली महामारी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि इससे पहले आईसीएमआर के डीजी का भारत बायोटेक को लिखा हुआ एक पत्र लिखा हुआ था, जिसमें वैक्सीन के 15 अगस्त तक तैयार होने की बात कही गई थी। इस पत्र में लिखा गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। पत्र में कहा गया था कि कृपया ध्यान दें कि गैर अनुपालन को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और किसी भी चूक के बिना दिए गए समय सीमा पर इसे पूरा करें। दोस्तों, अगर महामारी की वैक्सीन तैयार हो जाती है तो ये सभी के लिए एक राहत भरी खबर होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं प्राइवेट ट्रेन चलाने की दौड़ में, 30,000 करोड़ का होगा निवेश। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 109 रूट पर 151 अत्याधुनिक प्राइवेट ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि इनमें कई दिग्गज विदेशी कंपनियां भी बोली लगा सकती हैं और कुल करीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि निजी ट्रेन चलाने के लिए वर्जिन ट्रेन्स और इटलफेयर जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां बोली लगा सकती हैं और इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों आदि के उत्पादन के लिए भी दिग्गज विदेशी कंपनियां इस दौड़ में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर वैश्विक स्तर के होंगे और रेल मंत्रालय भी शायद यही चाहता है। सवाल ये है कि पैसा कहां से आएगा, क्या विदेशी कंपनियों को हिस्सेदारी मिलेगी या देसी कंपनियां होंगी? यह पूरा खाका सामने आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कई भारतीय कंपनियों ने निजी ट्रेन चलाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वर्जिन ट्रेन्स और इटलफेयर जैसी विदेशी कंपनियां भी बोली में शामिल हो सकती हैं। यह बिडिंग 2 चरणों में होगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि सभी ट्रेन और कोच का निर्माण मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत होगा और ज्यादातर कोच का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ कोच बाहर से मंगाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि म्यूचुअल फंड खरीदना हुआ महंगा, जाने 1 लाख के निवेश पर कितना लगेगा चार्ज। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य के लिए बचत के मकसद से म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बेहतर विकल्प है, लेकिन बीते 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदल गए हैं। नए नियम के तहत अब म्यूचुअल फंड में निवेश पर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी। जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड में निवेश अब महंगा हो जाएगा।
ऐसे में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक निवेशकों को 0.005% की दर से स्टैंप ड्यूटी देना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुल निवेश की रकम पर ये चार्ज देना होगा। आप चाहे डेट में निवेश करें या इक्विटी में, आपको सभी तरह से स्टैंप ड्यूटी देना ही होगा। म्यूचुअल फंड की खरीदारी के अलावा बाजार में अथवा बाजार बंद होने के बाद एक डीमेट खाते से दूसरे डीमेट खाते में यूनिटों के ट्रांसफर पर 0.015% की दर से स्टैंप ड्यूटी लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर प्रत्येक 1 लाख रुपए की खरीद पर निवेशकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इस लिहाज से 1 लाख रुपए के निवेश पर 99,995 रुपए के यूनिट ही आवंटित किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, फर्जी टीचरों से वसूलेगी 900 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार फर्जी टीचरों की बढ़ती संख्या पर सख्त हो गई है। इसके मद्देनजर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार अब फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपए वसूलेगी। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ और शिक्षा विभाग की जांच में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले अभी तक करीबन 1509 शिक्षक सामने आ चुके हैं। सरकार ने तय किया है कि अब हर फर्जी टीचर से वसूली करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि हर शिक्षक के कागजात की जांच की जाए। इसके लिए जांच की टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भी कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच होगी। जाँच में गड़बड़ी पाई जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रिलायंस जियो ने स्वदेशी HD वीडियो कॉलिंग ऐप जियो मीट किया लॉन्च, जूम को मिलेगी चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद रिलायंस जियो ने IT सर्विसेज में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। आपको बता दें कि कंपनी ने जियो मीट वीडियो कॉलिंग ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का सीधा मुकाबला जूम, गूगल मीट और हैंगआउट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप से होगा। जियो मीट को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी इस ऐप पर पिछले काफी समय से काम कर रही थी। महामारी और लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों में वीडियो कॉलिंग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको देखते हुए कंपनी ने अपने इस वीडियो कॉलिंग ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें एक बार में 100 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि जूम वीडियो कॉलिंग ऐप के इस्तेमाल को लेकर पिछले दिनों सरकार द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस भी जारी किया गया था, जिसके बाद जूम ने अपने ऐप को अपडेट किया था। ऐसे में यह स्वदेशी ऐप यूजर्स के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। जियो मीट ऐप का बीटा वर्जन मई में रोल आउट किया गया था। अब इस ऐप के स्टेबल वर्जन को एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए रोल आउट कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन की पावर कम करने की तैयारी, बिजली क्षेत्र के लिए सख्त होंगे आयात के नियम। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा पर चीन के चालबाजी के बाद अब भारत चीन को एक के बाद एक और आर्थिक झटके दे रहा है। चीन के ऐप पर बैन के साथ साथ सरकार ने टेलीकॉम और रेलवे में चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले टेंडर को रद्द कर दिया है। वहीं सड़क निर्माण में चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी गई है। अगले चरण में सरकार की नजर पावर सेक्टर पर है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार पावर सेक्टर के लिए आयात नियमों में और सख्ती कर सकती है, जिससे कि चीन की कंपनियों से उपकरणों के आयात पर नियंत्रण लगाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला ले सकती है, जिससे कि उनके उपकरणों की कीमत बढ़ जाएगी और घरेलू कंपनियों के लिए मौके खुल सकते हैं। दरअसल चीनी कंपनियों के लिए कीमतों को कम रख पाना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। सरकार इसी को देखकर आगे की रणनीति भी तय कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने साथ ही साफ किया कि शुल्क में बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार अन्य नियमों में भी बदलाव करेगी, जिससे कि चीन की कंपनियों पर रोक लगाई जा सके। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के साथ ही सरकार चाहती है कि देश के सभी प्रमुख सेक्टर में भारतीय कंपनियां ही आगे बढ़े। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ड्रैगन का आया रिएक्शन, कहा कि भारत फैसला पलटे और रोक हटाए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सरकार की तरफ से चीन के 59 एप्लीकेशन पर सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के फैसले के बाद ड्रैगन को इसका दर्द महसूस होने लगा है। चीन ने भारत के 59 चीनी ऐप पर रोक लगाने के इस फैसले को पक्षतापूर्ण बताया है। भारत की तरफ से चीन की जिन ऐप पर रोक लगाई गई है उनमें टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर भी शामिल है, जो भारत में काफी पॉपुलर है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक चीन ने भारत से अपने इस फैसले को पलटने और रोक हटाने की डिमांड की है। भारत ने 29 जून को चीन से जुड़े हुए 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए उन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद चीन से कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी।
दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए बयान के मुताबिक फेंग ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि चीन ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर किसी तरह का अंकुश लगाने या पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं लिया है। फेंग ने कहा कि भारत ने जो भी कदम उठाया है वह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों के खिलाफ है। प्रवक्ता ने यह भी उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही चीन और चीनी इंटरप्राइजेस के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के अपने कदम में सुधार करेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उमस से बेहाल लोगों के लिए आई बड़ी अच्छी खबर, जाने कब कहां होगी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश की राजधानी दिल्ली की जनता उमस से काफी परेशान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि जून महीने में अत्यधिक बारिश हुई और जुलाई में भी अच्छी बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक दिल्ली में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि IMD के मुताबिक 3 जुलाई की रात से मौसम के मिजाज में बदलाव आएगा और 4 जुलाई से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश होगी, यानी कि शुक्रवार रात से मौसम करवट लेगा। इसके बाद रविवार तक होने वाली बारिश उमस भरी गर्मी से कुछ राहत देगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पिछले कई दिनों की तरह ही गुरुवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तो अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन